वैशाली रमेश से कहते हैं कि जीजा जी, लगभग 6 महीनों से आप मेरे साथ शादी करने का वादा कर रहे हो, लेकिन शादी का नाम जब मैं लेती हूँ तो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी को टाल देते हो। आखिर मुझे साफ साफ बता दो कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। रमेश कहता है कि वैशाली कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन के रहते मैं इस कस्मी में कि तुम्हें मैं कैसे एडजस्ट करूं। अगर मैं तुम्हारी बहन से कहूँगा कि तुम्हें साथ रखने के लिए तो वो कैसे स्वीकार करेगी। मैं सलूशन निकाल रहा हूं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए कि हम दोनों की शादी हो जाए। वैशाली अपने जीजा रमेश से कहते हैं कि अगर तुमने इसी तरह से मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। 6 महीने से तुम लगातार मेरे साथ जिस्मानी संबंध बना रहे हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, तुम्हें चाहने लगी थी, और ये सोच कर मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया कि तुम मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं दोगे। तुम मेरे साथ घर बसो लोगे, या तो पापा से आकर मेरा हाथ मांग लो। अगर तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम घर आकर पापा से मेरा हाथ मांग सको तो फिर मुझे कहीं भगा करके ले चलो, लेकिन मेरे साथ घर बसा लो। अगर इस राज का दुनिया वालों को पता चल गया तो फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, और तुम जानती हो तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। जब इस बात को रमेश सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। जब वैशाली ने कहा कि उसके प्यार की निशानी उसके पेट में पल रही है, यानी वो गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। उसके साथ जो पिछले 6 से 8 महीने हो रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, अब उसके आंखों के नीचे तारे नज़र आ रहे थे कि जब वैशाली गर्भवती, लोगों उसका पेट बढ़ेगा और लोगों को पता चलेगा तो कैसे समाज का और अपने सास ससुर के उसे सामना करेगा। क्योंकि रमेश अपने सास ससुर के नज़रों में एक बहुत ही शरीफ दामाद था। रमेश के सास ससुर रमेश को बहुत मान सम्मान देते थे, उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और उसको एक होनहार दामाद समझ करके, लेकिन रमेश था कि अपने सास ससुर की आंखों में धूल झोंक रहा था और वो अपने साली वैशाली से नाजायज़ संपर्क में आ चुका था। उसने अपनी साली पर डोरे डाले। जब अपनी साली को बहलाया तो वो नादान उसकी बातों में आ जाती है और अपने आप को रमेश के हवाले कर देती है। जब उन दोनों के बीच यानी जीजा और साली के भी नाजायज़ संबंध बने तो अब साली अपने जीजा पर इतनी फिदा हो गई कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कर क्या रही है, अपनी बहन का यानी सगी बहन का घर बर्बाद कर रही है। इसलिए अब उसने रमेश के साथ घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे और वो सोचती थी कि रमेश के साथ वो शादी करेगी, लेकिन वो किसी से इस बात को कह भी नहीं सकती थी क्योंकि पहले से वो रमेश की शादी जो थी वो उनकी बहन से हो चुकी थी और वो उसके साथ बहुत खुश थी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी उसको रमेश के साथ में। अब जब रमेश को वैशाली ने धमकी देनी शुरू की और उसने बताया कि उसका गर्भ यानी उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अचानक क्या होता है कि वैशाली एक रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो जाती है। जब वैशाली घर से गायब हुई तो सारे घर वालों को, रमेश को, उसके सास ससुर को बड़ा ही अचंभा होता है कि अचानक से वैशाली कहाँ चली गई। उसके सास ससुर और उसके रमेश से कहते हैं कि बेटा वैशाली को ढूंढने की कोशिश करो। पूरा दिन हो गया, अब ढूंढते ढूंढते पूरी रात बीत गई, लेकिन वैशाली का कोई भी पता नहीं चलता है। जहाँ जहाँ उनकी रिश्तेदारी थी, जहाँ जहाँ वैशाली जा सकती थी, उसकी 2 सहेलियाँ रहती थी, सबके पास फ़ोन करके पता किया, जा कर के भी पता किया, लेकिन वैशाली का कोई भी पता नहीं चला। अब थक हार करके उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जब थाने में वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो फिर अब पुलिस हरकत में आती है। पुलिस वैशाली की छानबीन करती है, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाती हैं, कोई वैशाली का पता नहीं चलता है, कोई सुराग उसका नहीं लगता।
फिर वैशाली का फ़ोन नंबर ट्रैक किया जाता है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो ज़्यादा कोई ख़ास में तो उसके फ़ोन में नहीं मिला, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पर वो लगातार घंटों घंटों बातें किया करती थी। जब वैशाली के माँ बाप से उस नंबर के बारे में पूछा गया कि इस नंबर को आप पहचानते हो, जानते हो, ये किसका नंबर है, तो वो बताते हैं कि ये तो हमारे दामाद रमेश का नंबर है। और साली और जीजा आपस में अगर बात करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, यानी जीजा साली आपस में एक दूसरे से फैसला यानी घर की बाहर की बातें करते हैं। और फिर वैशाली अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, वो उसको बहुत चाहती थी। इस विषय में वो रोज़ाना अक्सर अपने जीजा से बात कर लिया करती थे और हमें इस बात का पता था, इसलिए हमें अपने दामाद पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस की जो सुई थी वो घूम फिरकर रमेश पर ही आके टिक जाती है कि आखिर जीजा साली की रोज़ आना ऐसी क्या बातें होती थी। और जिस दिन से वैशाली गायब हुई थी उस दिन से भी रमेश की उससे बातें हुई थी, इसलिए पुलिस के अलग से ये बात नहीं उतर रही थी कि रमेश इस केस से अछूता हुआ, यानी हो ना हो रमेश को वैशाली का पता हो या ना हो कि वैशाली कहाँ पर है या वैशाली के साथ क्या हुआ। लेकिन पुलिस उस पर हाथ इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि रमेश के सास ससुर जो थे वो अपने दामाद को साथ बचा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें अपने दामाद पर किसी तरह का कोई शक नहीं है और ना ही हम अपने दामाद से किसी तरह से पुलिस के लिए कोई सख्ती चाहते हैं। जब महीना गुजर जाता, 2 महीने गुजर जाते, थक हार कर बार बार पुलिस रमेश के सास ससुर से यही कहते थे कि एक बार हम रमेश से पूछताछ कर ले, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, हमारी तसल्ली हो जाएगी तो हम फिर उसको छोड़ देंगे। खैर दोस्तों, उस रमेश के सास ससुर जो है वो पुलिस से कह देते हैं कि ठीक है, तो अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम हमारे दामाद से पूछताछ कर सकते हो। और रमेश के सोते थाने लेकर के उसको पहुंच जाते हैं। जब थाने में रमेश से पूछताछ होती है तो वो साफ मना कर देता है कि मुझे वैशाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, मैं तो खुद उसके लिए परेशान हूँ। मेरे सास ससुर को रो रो कर बुरा हाल है, मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, मैं उसकी खुद तलाश कर रहा हूँ। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जिस दिन वैशाली गायब हुई थी उस दिन इतनी लंबी बात तुम्हारे साथ वैशाली की क्या हुई थी? क्योंकि जब पुलिस ने पूछा था कि रमेश पहले से साफ इनकार कर दिया था कि मेरी तो उसके गायब होने से कई दिन पहले से बात ही नहीं हुई। यही बात और पुलिस को यही सबूत काफ़ी मददगार साबित होता है, तो पुलिस वाले इसी बात को पकड़ लेते हैं और उसके सामने कॉल डिटेल पूरी खंगार देते हैं। अब मुँह करने का कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ आकर के रमेश टूट जाता है और वो कहता है कि मैंने तो 1 महीना पहले ही वैशाली की हत्या कर दी थी। जब उसकी हत्या करने के बाद पुलिस वाले थाना प्रभारी, वहाँ के एसओ एसएचओ इस बात को सुनते हैं तो बड़ी ही हैरान से पूछते हैं कि 1 महीना पहले तुमने अपनी साली की हत्या कर दी और 1 महीने से तुम उसको ढूंढने का नाटक कर रहे था अपने सास ससुर के साथ में। वो कह रहा था हाँ जी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, केस ठंडा पड़ जाएगा, वैशाली मिलेगी नहीं और फिर किसी तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके ससुर को भी बड़ा तगड़ा झटका लगा था। वो सोचते थे कि जिस दामाद को हम बेटे से भी ज़्यादा मानते थे वही हमारी बेटी का कातिल निकला। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई ये बता कि तूने उसको मारा क्यों? तो वो कहता है कि साहब वैशाली से मेरे अवैध संबंध थे, 6 महीने से उसके और मेरे बीच में नाजायज़ ताल्लुकात थे। वैशाली मुझे पसंद आ गई थी और फिर मैं जब उससे अपने प्यार का इजहार किया तो वैशाली ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया था। वैशाली और मैं एक दूसरे से नाजायज़ संबंध बना चुके थे और लगातार जब भी हमें टाइम मिलता, मौका मिलता, हम एक दूसरे में समा जाते थे। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए वैशाली से संबंध बनाता था।
दोस्तों इसके आगे या इससे ज़्यादा मैं उस टाइम पास के अलावा मैं कुछ नहीं समझता था, और क्योंकि मैं अपने पत्नी से खुश था। मेरी अपनी पत्नी से किसी तरह से कोई शिकायत नहीं थी। मेरी पत्नी खूबसूरत है, घरेलू है, एक अच्छे हाव भाव वाइफ है, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अपनी पत्नी से। लेकिन बस मेरा मन बहक गया था कि जो मेरी मन मेरा साली पर आ गया और मैं उसके नाजायज़ संपर्क में आ चुका था। लेकिन वैशाली ने इस प्यार को इतनी गंभीरता के साथ लिया कि उसने मौज मस्ती के अलावा मेरे साथ ही घर बसाने की सपने देखने लगी। मेरे साथ वो घर बसाना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ में घर बसा नहीं सकता था, ये मुमकिन ही नहीं था। मैं अगर ज़रा सा भी इस बारे में अपनी पत्नी या अपने सास ससुर से जिक्र करता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। घर में तमाम तरह की जो मेरी इज्जत अपने सास ससुर की नज़र में बनी हुई थी, जो मुझे वो अपने बेटे समान मानते थे, वो सारी ख़राब हो जाती। मैं किसी भी हालत में ना अपने सास ससुर की नज़रों में गिरना चाहता था और ना ही वैशाली को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता। इस बात की भनक लगने देता था। मैं अपने दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता कि वैशाली को से मेरे संबंध लगातार बने रहे और मैं अपने सास ससुर की नज़रों में भी अच्छे व्यक्ति के समान उनकी नज़रों में बना रहूं। लेकिन जब वैशाली ने मुझे बताया कि उसका गर्भ उसके पेट में पल रहा, उसका बच्चा उसके पेट में जन्म ले चुका है, तो अब वो परेशान हो जाता है। ऊपर से वैशाली ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था शादी के लिए। वो बार बार कह रहे थे कि पापा से शादी के लिए बात करो, अपनी बहन से मेरे लिए बात करो। मैं भला पापा से किस मुंह से कहता कि मैं वैशाली से शादी करना चाहता हूँ? मैं किस मुंह से कहता कि मैं तुम्हारी बेटी को गर्भवती कर चुका हूँ और तुम दूसरी बेटी की शादी भी मुझसे कर दो? ये मेरी बस की बात ही नहीं थी। इसलिए मैं बहुत डर जाता हूँ और वैशाली को ही रास्ते से हटाने के लिए मैं जुगाड़ में लग जाता हूँ कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। जब तक वैशाली से रास्ते से नहीं हटेगी, ये नहीं मरेगी, तब तक मेरा पीछा नहीं छूटने वाला है। और इसी सोच पर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। एक दिन मैं वैशाली को शाम के टाइम बुलाता हूँ, क्योंकि घर में जब वैशाली मेरे साथ घर में होती है, क्योंकि घर से जब वैशाली मेरे यहाँ आने के लिए कहती तो फिर उसे कोई भी मना नहीं करता और इसी के साथ उसको आने के लिए कह देते। और फिर वो अपने घर से अपनी बहन से मिलने के लिए निकलती और फिर हम दोनों रंगललियाँ मनाते थे। यही सोचकर वैशाली आज भी आई थी कि मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है और शायद मैं उसे कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए वो बेफिक्र होकर आ जाती थी। मैं उसे कार पे बिठाता हूँ और फिर ले जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव पर। शाम का समय था और मैं उसे एक अनजाने रास्ते पर ले जा रहा था। बार बार वैशाली मुझसे पूछ रही थी कि जीजा जी हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मैं उसे कहता कि कुछ नहीं, आज थोड़ा सा मन उदास है, बस एक लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हैं, थोड़ी देर घंटे 2 घंटे घूम करके वापस आ जाएंगे, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकते हैं। मैं वैशाली से उसके साथ संबंध बनाता हूँ आखिरी बार, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि आज मैं उसको मौत की घाट उतार दूंगा, उसके अपने रास्ते से ख़त्म कर दूंगा। तो क्यों ना वैशाली के साथ आखिरी बार संबंध बना लिया जाए। वैशाली से मैंने कहा कि मैं कल ही तुम्हारे पापा से तुम्हारी और अपनी शादी के लिए बात करने वाला हूँ। कल जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो पापा से इस विषय में बात करूँगा। तो वैशाली खुश हो जाती और फिर अपने आप को मुझे समर्पित कर देती। मैं वैशाली के साथ संबंध बनाता हूँ और संबंध बनाने के बाद उसके ऊपर सवार उसका गले घोटने लगता हूँ। वैशाली अचानक से हैरान और चौंक जाती कि जीजा जी ये क्या कर रहे हो? वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो अपने आप को संभाल पाती, क्योंकि उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे और वो सीट पर लेटी हुई थी। ज़्यादा हाथ पैर उधर उधर तड़फड़ाने का उसे मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि कार जो थी वो एक बिछी हुई बल्ब जगह होती है। इसलिए मैं उसके ऊपर बैठ गया और दोनों हाथों से अपनी पकड़ को उसके गले पर मजबूत करता गया। और फिर कुछ देर छटपटाने के बाद दम घुटने से, उसकी गला घुटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती। उसके मौत घाट उतारने के बाद अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। तो फिर मैंने
एक नहर देखी। फिर मैंने एक नहर में और लाश को अपने कार से निकाला और कार को नहर किनारे लगाई, फिर उसको वही नहर में फेंक देता हूँ। इसलिए अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था कि मैं वैशाली का काम तमाम कर चुका हूँ और उसको नहर में बहा दिया है। जब 15 से 20 दिन बीत जाते हैं, कहीं से वैशाली की कोई खबर नहीं मिलती है, तो मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी कि अब मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा और ना ही वैशाली की मौत के बारे में किसी को पता चलेगा। उसकी मौत एक रहस्य बन के रह जाएगी और फिर धीरे धीरे मेरे सास ससुर को सब्र आ जाएगा, उनको सुकून चैन मिल जाएगा। फिर और मैं अपने पत्नी के साथ अपनी वैवाहिक गृहस्थी इसी तरह से ठीक ठाक गुजार लूँगा। जो वैशाली नाम का कांटा मेरे रास्ते का था वो निकल चुका था और मैं बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन पुलिस की तेज़ नज़रों से और उसकी शक्लें मुझे घेरे में ला दिया था। जिस कॉल डिटेल्स थी, जिस दिन मैंने उसे बात करके फ़ोन करके अपने साथ बुलाया था, उस दिन घंटों मेरी उससे बातें होती है, क्योंकि मैं उसे अपने भरोसे में लेना चाहता था। इसलिए इस अपने भरोसे में लेकर जब उसको बुलाया मैंने, तो वो मुझसे मिलने आ गई थी, क्योंकि रमेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सारी सच्चाई पुलिस के सामने थी। एक ससुर अपने दामाद से ऐसी उम्मीद कतई नहीं रख सकता था। उसने कहा कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही दी, अब तुमने उसकी हत्या भी एक घोर अपराध किया है। मैंने जो तुम पर विश्वास किया था, इस विश्वास को तुमने तोड़ा है। दोस्तों, सीखने की और समझने की बात इसमें यह है कि दामाद को दामाद के तरीके से देखा जाए, बेटों को बेटे के तरीके से देखा जाए, बेटी की बेटे तरीके से देखा जाए। रमेश को अदालत में पेश किया जाता है, यहाँ से फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी ये आपको बिल्कुल परेशान करने वाली नहीं है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन में देने वाली नहीं है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।